हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस मेनिया। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम लोग करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का सेशन जो कि CDS 2022 एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का जो भी एक्सट्रैक्ट है, जो भी क्रक्स, जो ऐसा क्वेश्चंस है, जो ऐसे पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, आज उस लेक्चर में हम सारे पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स। आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेज के बारे में। यहाँ पे जो डिफेंस एक्सरसाइजेज CDS में पूछी जा रही हैं, पिछले 2-4 पेपरों में UPSC ने इसके पैटर्न में कुछ कुछ फेरबदल किया है। UPSC ने इससे पहले, जबकि वो सिर्फ एक्सरसाइजेज के नाम और उसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा करते थे, लेकिन अब उन्होंने उसमें आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नवल शिप्स और दूसरी चीज़ों के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक्सरसाइजेज की लोकेशन के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया है। तो हम लोग अपनी स्टडी को इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन एक्सरसाइजेज की जो कि इंडिया के बाहर हो रही हैं, लेकिन फिर भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इंडिया उसमें पार्टिसिपेंट है। यहाँ पे ये जो तुम एक्सरसाइजेज देख रहे हो, इसके इधर ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंडिया के बाहर हो रही हैं। इन्हीं में से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज की, जो कि इजराइल के ओवाडा एयरबेस में हो रही है। इजराइल का जो ओवाडा एयरबेस है, वहाँ पे एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें इजराइल और इंडिया दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो हमें याद रखना है ब्लू फ्लैग, इंडिया इजराइल, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट। मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को इस तरीके से बताऊँ कि तुम्हें ये लेसन देखने के बाद, ये सेशन देखने के बाद, एक बार अगर जो PDF से रिवीजन भी कर लो, या 2 बार तुमने अगर ये सेशन देख लिया, तो फिर उसके बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें परफेक्ट याद हो जाएं। अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, मिलन एक्सरसाइज। मिलन एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जिसका मतलब ये हुआ कि मिलन एक्सरसाइज में कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके नंबर्स 20 to 25 हो सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन थी इस बार 2022 में, वो थी विशाखापत्तनम, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। तो मिलन एक्सरसाइज, विशाखापत्तनम मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। अल मोहद अल हिंद 2021 एक्सरसाइज, ये एक नवल एक्सरसाइज है जो कि सबसे पहली एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। सऊदी अरबिया और इंडिया अभी तक कोई भी नवल एक्सरसाइज नहीं किया करते थे, लेकिन उन्होंने अल मोहद अल हिंद के नाम से पहली बार एक एक्सरसाइज शुरू करी है, जो कि सबसे पहले INS कोची के साथ शुरू होती है और पोर्ट अल जुबैल जो कि सऊदी अरबिया में है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो INS कोची पोर्ट अल जुबैल पे पहुँच करके वहाँ पे एक्सरसाइज इंडियन जो नवल फोर्सेस हैं वो वहाँ पे कर रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया में होने वाली एक्सरसाइज। बात करते हैं वेस्ट इंडिया की तरफ से। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 करके एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और इसकी लोकेशन है जोधपुर। जोधपुर हमारा राजस्थान में आता है। राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 6, इंडिया और ओमान। सागर शक्ति एक्सरसाइज, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कच्छ के रन में हो रही है। कच्छ का रन एक प्लेन है, एक ऐसा समतल भूमि है जहाँ पे साल्ट का डिपोजिशन है। सफ़ेद वाइट कलर की एक प्लेन दिखती है काफ़ी लंबी दूरी तक। यहाँ पे ये जो सागर शक्ति एक्सरसाइज है, ये आपस में ही की जाने वाली एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य आपसी म्यूचुअल कंडक्ट को बढ़ाना था। इसमें आर्मी, कोस्ट गार्ड, BSF और गुजरात पुलिस, इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया ताकि स्विफ्टली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाए। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि अर्जेंसी होती है, इन तीनों ही कमांड्स को या इन तीनों ही जो फोर्सेस हैं उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये तीनों ही फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ स्विफ्टली, इसलिए सागर शक्ति एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। नाउ 15th दोस्ती एक्सरसाइज की जा रही है, जो कि मालदीव्स के पास की जा रही है। इसमें मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका की कोस्ट गार्ड फोर्सेस जो हैं वो इस्तेमाल में या वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही हैं। मालदीव्स यहाँ पे पाया जाता है, इंडिया के लगभग साउदर्न पॉइंट पे पाया जाता है। मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड फोर्सेस का मतलब ऐसी फोर्सेस जो कि हमारी कोस्ट पे पाई जाती हैं। इन्हें ब्राउन वाटर फोर्सेस भी कहा जाता है। ब्राउन वाटर इसलिए क्योंकि वो मडी सा एक पानी होता है, जब भी कभी
कभी हम कोस्ट के पास होते हैं तो। और ब्लू वाटर फोर्सेस नेवी को कहा जाता है क्योंकि वो डीप ओशन में काम करते हैं, डीप ओशन में उनकी कंडक्ट होती है, जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। तो ब्राउन वाटर फोर्सेस मालदीव, इंडिया, श्रीलंका दोस्ती एक्सरसाइज से कह रहे हैं और ये मालदीव के पास हो रही है। इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल या आईसीजीएस वज्र और आईसीजीएस अपूर्व, ये दोनों ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बात करते हैं धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि थर्ड धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है। अपनी जो एक्सरसाइजेज की जो सीरीज़ है उसमें थर्ड है ये। यहाँ पे आर्मी की एक्सरसाइज हो रही है, इसमें इंडिया और जापान ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेलगाम कर्नाटका में हो रही है। बेलगाम आर्मी का एक बेस है, बेलगाम के पास एक्सरसाइज हो रही है, इंडिया और जापान। धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज का नाम है। अंडमान निकोबार में पिछले सालों में, मतलब मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, लगभग 3 एक्सरसाइज हुई हैं। ये तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है सिटमैक्स 21, जिसमें कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड ये तीनों ही देश पार्टिसिपेट किए हैं। ये एक मैरी टाइम एक्सरसाइज है और इसमें INS कारमुक जो है वो इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। इस एक्सरसाइज की एक खास बात ये भी है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली है, यानी कि ये समुद्र में कोई भी आदमी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, यानी नेवल्स के ऊपर ही थे जो भी आर्मी इसके बेस थे, और आपस में ये कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये एक्सरसाइज कर रहे थे। सिटमैक्स एक्सरसाइज 21। कॉर्पेट एक्सरसाइज जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, इसमें भी हमारी INS कारमुक जो शिप है उसने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से इंडियन जो नवल शिप है वो गई थी और थाईलैंड की तरफ से जो उनकी रॉयल नवल शिप या जो भी उनकी रॉयल आर्मी है वो गई थी। एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ नेवी पार्टिसिपेटेड एट अंडमान एंड निकोबार। जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, यानी INS कारमुक या इस तरह के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उन सभी ने अंडमान और निकोबार में पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं सिम्बेक्स एक्सरसाइज की। सिम्बेक्स 20 एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई थी। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज INS राणा, चेतक हेलीकॉप्टर, INS कोमाटा और INS कारमुक और सबमरीन INS सिंधुराज, इन सभी को लेकर के हुई थी। ये अंडमान सी पे हुई थी। जैसा कि मैंने बताया था, 3 एक्सरसाइजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि अंडमान और निकोबार में पिछले 6 महीने में हुई है, उसमें से एक है सिम्बेक्स 20 जो कि इंडिया और सिंगापुर के बारे में, जो कि इंडिया और सिंगापुर करते हैं। इंडिया और सिंगापुर की ये बायलैटरल एक्सरसाइज है और मैरी टाइम एक्सरसाइज है। बायलैटरल का मतलब कि 2 देशों के बीच में हो रही है और मैरी टाइम का मतलब कि इसमें नवल जो शिप्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी शक्ति की, जो कि एक्सरसाइज है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये जैसलमेर में हो रही है। जैसलमेर में ये एक्सरसाइज हो रही है वो दक्षिणी शक्ति एक्सरसाइज विजयंत ट्रंक्स को लेकर के ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर्स के साथ हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। डिफेंस से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो वेला सबमरीन है जो कि 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के अंडर में ये डेवलप की गई है। इसका इंडक्शन हो रहा है। ये बनाई गई है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो भारत के मुंबई में पाया जाता है। ये एक हमारी शिप बनाने वाली कंपनी है। अभी तक स्कॉर्पियन क्लास की सीरीज़ में 3 जो हमारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें से सबसे पहली थी कलावरी, उसके बाद खांडेरी और उसके बाद करांच। उसके बाद ये हमारी 4th स्कॉर्पियन है वेला जो है वो हमारी 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 में बनाई जा रही है। संत मिसाइल या SANT सेंट मिसाइल के बारे में बात करते हैं। सेंट मिसाइल जिसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये इंडिजिनसली मेड है, यानी भारत में ही ये बनी हुई है। DRDO और IAF ने मिल करके इसे बनाया है। ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए सरफेस पे जाएगी, और क्योंकि इसे IAF ने डेवलप किया है, इसका मतलब कि ये किसी न किसी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से ही इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एयर से सरफेस की तरफ मार करने वाली मिसाइल है। सेंट मिसाइल जो कि एयर से सरफेस की तरफ स्ट्राइक करने वाली मिसाइल है। टेस्टेड एट पोखरण रेंज, अभी इसका टेस्ट हुआ है पोखरण रेंज में। पैनिक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं। पैनिक्स एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कोई डिजास्टर हो जाए, अगर कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज या सिचुएशंस आ जाएं जहां पे कि हमें
ह्यूमन लाइफ्स को बचाना हो, जहाँ पे कि हमें ह्यूमन लाइफ्स को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना हो, तो ऐसे में हम एक्सरसाइज या ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स करके हम इस तरह के एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को अपडेट और रेडी रखते हैं। ये एक्सरसाइज बिम्स्टेक के लिए की गई थी। बिम्स्टेक का मतलब हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रेड, ऐसा करके उसका पूरा नाम है। ये बेसिकली कंटेन करता है बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द के जो भी देश हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस तरह के देशों को ये कंटेन करता है। म्यांमार, इन सब देश इसमें आते हैं। ये इस एक्सरसाइज की जो लोकेशन थी वो थी पुणे, यानी कि पैनेक्स जो 21 एक्सरसाइज है इसकी लोकेशन थी पुणे। अब बात करते हैं टर्बो फैन इंजन मानिक के बारे में। टर्बो फैन इंजन मानिक ये एक तरह का सेल्फ इंडिजिनस डेवलप किया हुआ इंजन है। ये क्रूज मिसाइल है एक तरह की, जो कि गैस टरबाइन पे चलती है। ये एडवांस वर्जन है निर्भय क्रूज मिसाइल का। मानिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि क्रूज इंजन होता है, और क्योंकि ये टर्बो फैन है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने इजेक्शन से, यानी अपने जो धुआं ये पीछे छोड़ता है उससे भी ये एनर्जी लेता है या उससे भी ये पावर लेकर के काम करता है। टर्बो फैन इंजन या टर्बो की जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो कि जब धुआं छोड़ती हैं तो उस धुएं से भी प्रोपेलर या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके उससे भी पावर लेती हैं। तो मानिक इंजन जो है वो निर्भय क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन है, और ये अभी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ ने ये क्रूज मिसाइल डेवलप करी है। नेक्स्ट बात करते हैं हंसा एनजी न्यू जनरेशन एक एयरक्राफ्ट ट्रेनर की। ये इंडिजिनसली इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, यानी कि इसमें जो भी एयरक्राफ्ट जो एयर फोर्स के जो न्यू रिक्रूट्स होंगे वो सभी जा करके इस ट्रेनर के ऊपर, इस हवाई जहाज हंसा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये हंसा जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिजिनसली डेवलप है। तुशील की बात करते हैं। तुशील जो है हमारे इंडियन नेवी फ्रिगेट शिप है, या इंडियन नेवी फ्रिगेट वारशिप है। फ्रिगेट ऐसे शिप्स को कहा जाता है जो क्विकली मनूवर करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, या उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है क्विकली मनूवर करने के लिए। मतलब उनका डायरेक्शन, वो अपने आप को बहुत जल्दी से एकोमोडेट कर लेते हैं न्यू चैलेंजेस के लिए। हमें नेवी में या कभी भी वॉर फील्ड में या वॉर जोन में इस तरह के डिवाइसेस, इस तरह के वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि अपने आप को नई चैलेंजेस के आते ही अपने आप को तुरंत ही चेंज कर लें। तो ऐसी जो शिप है वो बनाई जा रही है, उसका नाम है तुशील। इंडिया जो है इसको कमीशन करेगा 2023 में इंडियन नेवी में। लगभग इसका जो डेट है वो आ चुका है, लगातार न्यूज़ आ रही थी तो मैंने इसे भी शामिल कर दिया। तुशील जो है वो इंडियन नेवी की नई फ्रिगेट है जो कि इंडक्ट होने वाली है। अब बात करते हैं प्रलय मिसाइल की। प्रलय मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ये बैलिस्टिक तो है लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रूज मिसाइल की भी है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो कि एक फिक्स्ड पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो की जाती है वॉरहेड के साथ, और जब ये गिरती है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि जैसे ही थ्रो की जाती है वो अपने जो टारगेट होता है उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करके, अपने आप को मनूवर करके, अपना डायरेक्शन चेंज करके उसको हिट करने की कैपेसिटी रखती है। हमारे यहाँ जैसे अग्नि मिसाइल है, ये सारी मिसाइल्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल जो है बैलिस्टिक की प्रॉपर्टी मोस्टली कंटेन करती है, लेकिन इसमें क्रूज की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। ये लो ट्रेजेक्ट्रीज को फॉलो करती है, यानी कि इसका पता लगाना रिलेटिवली थोड़ा टफ है, इसको पता जल्दी से नहीं लगा सकता और अपने टारगेट को जल्दी हिट कर लेती है। ये लार्जली तो बैलिस्टिक है लेकिन मनूवर कर सकती है फ्लाइट के दौरान। डेरिवेटिव्स ऑफ प्रहार, ये प्रहार मिसाइल प्रोग्राम की डेरिवेटिव है। प्रलय मिसाइल प्रहार मिसाइल प्रोग्राम की डेरिवेटिव है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब बात करते हैं आईएनएस वागीर की। आईएनएस वागीर जो है वो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है इंडिया में। ये 6 है अपने कलावरी क्लास सबमरीन्स के दौरान, 6 है कलावरी क्लास सबमरीन्स में। और आईएनएस वागीर जो है वो अभी हाल में ही न्यूज़ में था, इसीलिए इसको मैंने एंट्री करी है। ये डिफेंस की न्यूज़ की पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। कामोव KA-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि रशिया से हमें मिलने वाले हैं। कामोव KA-31 ये एयरबॉर्न यानी कि ये हवा में ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये अर्ली वार्निंग दे सकते हैं किसी भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए। ये डिप्लॉय किए जाने वाले हैं विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर। विक्रांत हमारा एक एयरक्राफ्ट करियर है जिसके ऊपर हम
जो कामो KA-31 हेलीकॉप्टर है उसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसे डिप्लॉय करने वाले हैं। प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो मिलिट्री से रिलेटेड है। मिलिट्री या इंडियन आर्मी जो है वो ऐसे लोग जो कि जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट की जो अटैक्स हैं या उसके जो इम्पैक्ट हैं उससे अफेक्टेड हैं, उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है प्रोजेक्ट सद्भावना के अंदर। तो प्रोजेक्ट सद्भावना जम्मू कश्मीर और ऐसे लोग जो कि जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म से अफेक्टेड हैं बुरी तरह से, उनको राहत पहुंचाने का काम करने जा रही है इंडियन आर्मी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम बात कर लेते हैं इंडिया में कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हो रही हैं उसकी लोकेशन वाइज, या वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के मैप में उनका रोल है। ऐसी चीज़ों को भी हम एडअप करते जाते हैं। अपनी जो नोट्स हैं, आई होप तुम बना रहे होगे, या बाद में PDF तो मिल जाएगी, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि तुम प्लीज़ नोट्स भी साथ में बनाते रहो, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं लेक्चर के दौरान बताता जाऊँगा और वो सारी चीज़ें तुम्हारे बेहद काम में आने वाली हैं बाद में, इंट्यूशन के तौर पर भी, मतलब ये चीज़ें बाद में काम आने वाली हैं पेपर के दौरान तुम्हें। बात करते हैं ज्योग्राफिकल टैग की। ज्योग्राफिकल टैग है जो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट या किसी पर्टिकुलर जो कमोडिटीज़ है उसको मिलता है, जो कि मैन मेड होती है या उसको उगाया जाता है। और ऐसे टैग्स को इसलिए दिया जाता है ताकि ये टैग्स जो हैं उस जगह की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है, हेरिटेज है, उसको कंजर्व करें, उसको सेव करके रख सकें। तो ज्योग्राफिकल टैग जो है वो एक जर्दालू करके एक मैंगो है, जर्दालू करके मैंगो है जो कि बिहार का है, वो इसको मिला हुआ है। और वडा कोलम झिनी या झिनी राइस जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये दो जो जियो टैग्स हैं वो भारत में दिए गए हैं। तो बिहार में कौन सा है? जर्दालू, यहाँ पे जर्दालू तुम्हें जानना होगा, और महाराष्ट्र में वडा कोलम या झिनी जो राइस है वो तुम्हें जानना चाहिए। अभी हाल में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाईएस्ट मोटरेबल पास जो है वो बनाया है। इसका नाम है उमलिंगला पास, जो कि लद्दाख में है। उमलिंगला पास जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी जो एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जितने भी बॉर्डर के रोड्स हैं उनको डेवलप करने का काम करती है, उसने अभी हाल में ही बोलीविया के जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है उसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, और उमलिंगला पास इसका नाम है। बिहार को एक नया टाइगर रिजर्व मिलने वाला है जिसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भभुआ के पास है, भभुआ बिहार में पाया जाता है, भभुआ बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है। और इस टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व, इसको कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे टाइगर रिजर्व में बदला जा रहा है या उसको अपग्रेड किया जा रहा है। जो नेशनल पार्क्स होते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी दे दूँ। जो नेशनल पार्क्स होते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये तीनों में जो डिफरेंस होता है वो रिस्ट्रिक्शंस का होता है। मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी नेशनल पार्क्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में रिलेटिवली मॉडरेट लेवल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफ़ी लूज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि आसानी से कोई भी व्यक्ति जा करके रिसर्च कर सकता है, अपनी छोटी मोटी कुटिया या इस तरह के जो हट हैं वो बना सकता है, और अगर कोई एजुकेशनल टूर या दूसरी चीज़ें ले जानी हो तो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। यूपी और गुजरात जो है उनको 2 वेटलैंड्स मिले हैं, रामसार साइट्स में एंट्री हुई है। रामसार साइट्स एक ऐसी लिस्ट है, एक ऐसा कंडक्ट है जो कि इनिशिएट करता है वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। यूपी में एक वेटलैंड घोषित किया गया है जिसको कह रहे हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको यूपी में एक नई इनलिस्टिंग के तहत रामसार साइट्स में कन्वर्ट किया गया है या इनलिस्ट किया गया है। और खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो है वो जामनगर गुजरात में है, इसको भी जो है वो गुजरात में वेटलैंड रामसार साइट्स में कन्वर्ट किया गया है या इनलिस्ट किया गया है। दुर्गा पूजा की बात करें तो यूनेस्को, जो कि हमारी ऐसी संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई है, वो दुर्गा पूजा को, जो कि पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, उस पूजा को इसने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का नाम दिया है या इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम छू नहीं सकते, जो या हम जिसको पकड़ नहीं सकते, वो ऐसी हमारी जो कस्टम्स होती हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करते हैं, उसमें शामिल किया है, और ये हमारी धरोहर है।
अब बात करते हैं तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु के पास इंडिया ने सबसे पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्वायर या रिजर्व खोला है। डुगोंग एक ऐसा जीव होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है और इसे सी काऊ भी कहते हैं। इसे सी काऊ भी कहते हैं। डुगोंग को लेकर के यूपीएससी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार है। डुगोंग के ऊपर अभी तक यूपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो डुगोंग इसलिए आपको जरूर देख करके जाना चाहिए अनाम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे इंडिया का पहला बनाया गया है। ये जगह है तमिलनाडु में। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड हैं, वो एडिट में दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? हैदराबाद में बनाई गई है, जिसे पीएम मोदी ने अभी हाल में ही इनॉग्रेट किया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एक बैठे हुए मॉन्क्स हैं जिनकी मूर्ति जो है वो हैदराबाद में पीएम मोदी ने रिवील करी है या इनॉग्रेट करी है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे एफकैट, सीडीएस और सीएपीएफ के कोर्सेज़ के बारे में जो कि डिफेंस मेनिया ऐप पे अवेलेबल हैं। अगर तुम डिफेंस मेनिया ऐप पे कोई भी जो कोर्स है एफकैट, सीडीएस या सीएपीएफ का अगर तुम परचेज करते हो तो तुम ये कोड लगा सकते हो जिसका नाम है HRISH 10। ये मेरे नाम का पहला लेटर है और 10। इस कोड को लगाने से, इस कूपन को लगाने से तुम्हें हर कोर्सेज़ के ऊपर 10% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अभी अप्रैल के 2022 से ही हम लोगों ने सभी कोर्सेज़ को नए तरीके से रिवैम्प किया है, नए तरीके से उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और ये कोर्सेज़ के साथ तुम्हें कई सारी दूसरे फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ये प्रीमियम पीडीएफ पावर पॉइंट जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगी। रिवीजन करने के लिए दूसरी पीडीएफ मिल जाएगी। वीकली क्विज के बारे में हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया है और जूम क्लासेस मैं लेने वाला हूँ डाउट रिजोल्यूशन के लिए। और ये सारी ही चीज़ें तुम्हें फीचर्स जो है वो बहुत ही कम प्राइस में, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में मिलने वाले हैं। तो अगर तुम ये मेरा कूपन इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली डिफेंस मेनिया ऐप को ये मैसेज जाएगा दैट यू लाइक माई वीडियोज़ एंड यू लाइक टू मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी, ठीक है। शुरू करते हैं अब अगली अपनी क्लास की तरफ। रोमन डिक्लेरेशन जो है वो G20 में किया गया है। G20 समिट जो होती है या G20 जो ग्रुप्स होते हैं वो दुनिया की टॉप 20 इकॉनमीज़ होते हैं। और ये टॉप 20 इकॉनमीज़ क्या करते हैं? ये टॉप 20 इकॉनमीज़ अलग अलग जगहों पे साल के एक दिन पे मीटिंग करते हैं। इस बार इन्होंने रोम में मीटिंग करी थी, वहाँ से इन्होंने रोम डिक्लेरेशन निकाला। तुमसे पूछा जा सकता है कि रोम डिक्लेरेशन किसके द्वारा दिया गया है या किसने लाया है और रोम डिक्लेरेशन किस तरीके से क्या कहता है बेसिकली। तो रोम डिक्लेरेशन का टारगेट क्या है कि वो कहते हैं कि कॉमन एफर्ट टू रिकवर बेटर फ्रॉम कोविड-19 क्राइसिस, यानी कोविड-19 क्राइसिस से रिकवरी करने के लिए, बेटर रिकवरी करने के लिए ये एफर्ट लगाएंगे। एंड इनेबल सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को इनेबल करने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत और इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूसिव का मतलब होता है, देखो मैं भूल गया, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी लोगों को शामिल करके किया जाने वाला ग्रोथ, और सस्टेनेबल का मतलब है कि इन्वायरमेंट को साथ में लेकर के चलने वाला ग्रोथ, ठीक है। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं। इवैक्यूएशन के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हुई थी उसके वजह से जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स थे और कई सारे दूसरे लोग थे उनको इवैक्यूएट करना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो वहाँ से जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। इस बार का जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोगों ने जिन चीफ गेस्ट को बुलाया था वो थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के चीफ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ आती हैं वो हैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सभी देशों के जो चीफ थे वो यहाँ पे आए हुए थे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि कजाकिस्तान या जो सेंट्रल एशिया के जो भी देश हैं इनको तुम एक बार मैप में ज़रूर देख करके जाओ और थोड़ा सा एक ऑर्डर भी देख करके जाना कि ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ में किस तरीके से अरेंजमेंट्स है, क्योंकि ये पूरा एरिया, यूक्रेन वाला एरिया, सेंट्रल एशिया का एरिया, ये अब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो स्टैटिक पोर्शन के ज्योग्राफी से या फिर करंट अफेयर्स के ही किसी पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं, देंगे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि तुम ज़रूर से ज़रूर इसको मैप में एटलस में देख करके जाना।
अब बात करते हैं सी ड्रैगन के बारे में। सी ड्रैगन 22 ये एक यूएस लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि गुआम में हो रही है। गुआम जो जगह है वो है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया, सी ड्रैगन, अब ये दो नाम सुन करके किसी को भी लगेगा कि चाइना हो सकता है, बट चाइना इसमें नहीं है। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में चाइना नहीं है, इसी बात का ध्यान रखना है। और यही चीज़ इस करंट अफेयर्स को बेहद इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि सी ड्रैगन है, नाम सुनते ही सभी को लगेगा कि चाइना है, बट ऐसा वहाँ पे नहीं है। तुम्हें ध्यान से देखो, यहाँ पे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। एंटी सबमरीन वारफेयर यहाँ पे हो रहा था, यानी कि सबमरीन की जो एक्सरसाइजेस थी वो यहाँ पे ये हो रही थी। ये यूएस की लेड की हुई एक्सरसाइज थी। चैलेंज कर रहे हैं यूएस, ट्राई ये कर रहा है कि किसी तरीके से चाइना को काउंटर कर सके। अब बात करते हैं एशियाई कैपिटल नूसंतरा के बारे में। नूसंतरा जो है वो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। नूसंतरा न्यू कैपिटल इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जकार्ता धीमे धीमे सिंक कर रहा है। जकार्ता इंडोनेशिया का जो कैपिटल पहले था वो पूरा का पूरा आइलैंड, इसमें कई सारे आइलैंड हैं, लगभग 4200 आइलैंड्स हैं। ये 4200 आइलैंड्स लगभग वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं और इनमें जो भी सिंकिंग है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इनमें मूवमेंट और इनमें सिंकिंग होती रहती है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया को ये ज़रूरी पड़ा कि वो अपनी कैपिटल को चेंज करे, शिफ्ट करे। ठीक है, तो अभी नूसंतरा जो है वो यहाँ की कैपिटल है। टोंगो वॉल्केनिक इरप्शन। टोंगो वॉल्केनिक इरप्शन एक ऐसा इरप्शन था जो कि ह्यूमन स्केल पे या ह्यूमनली रिकॉर्डेड सबसे बड़ा इरप्शन था अभी तक का। ये रिंग ऑफ फायर पे हुआ था। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी चीज़ है जो कि अर्थक्वेक और जितने भी दुनिया में ज्वालामुखी हैं उसको ट्रेस करने वाले पाथ की लाइन में आते हैं, उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये बेसिकली इसमें मॉर्स होते हैं। मॉर्स यानी कि मिड ओशनिक रिजेस, एक तरह का क्रैक जहाँ से कि लावा निकलता रहता है। और ये क्रैक कहाँ पे होता है? ये क्रैक होता है सी फ्लोर पे, यानी कि समंदर की सतह पे ये क्रैक पाया जाता है। वहीं से टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। अर्थ की जो समुद्र की सरफेस है वहाँ से टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। और ये जो जगह है ये है साउथ पैसिफिक अंडर वाटर में। और अभी तक इसका जो प्लम है वो मेसोस्फीयर में पहुँच चुका है, यानी कि अर्थ की दूसरी लेयर में ये पहुँच चुका है। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा ये विस्फोट था। और तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो पेरू ने ऑयल स्पिल यहाँ पे अनाउंस किया है। पेरू ने ऑयल स्पिल अनाउंस किया है सिर्फ इसी ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से, क्योंकि उसके ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी लहरें टोंगा जो इरप्शन हुआ था उसकी वजह से पेरू के पास इतनी बड़ी लहरें आईं कि वहाँ पे जो तेल के टैंकर्स, जो शिप्स थी वो सारी की सारी पानी में, समंदर में डूब गई। और उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया है, जिसको कि इन्वायरमेंटल इमरजेंसी के नाम से पेरू ने डिक्लेयर किया है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी हो गई है। ये पेरू जो ऑयल स्पिल है वो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की वजह से आया है। अब बात करते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक प्रोग्राम है जो कि सेशल्स नाम का जो देश है वो अभी अभी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। इसमें करते क्या है? इसमें करते ये हैं कि यूनाइटेड नेशंस दूसरे देशों की मदद से किसी देश को इस बात के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे टैक्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी सुधर जाए। और जो भी टैक्स इवेजन्स हो रहे हैं, यानी कि टैक्स को लेकर के कोई भाग जा रहा है, या टैक्स का जो इंडिया में कोई टैक्स नहीं दे रहा है, भाग करके सेशल्स में चला जा रहा है, या वाइस वर्सा हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशंस में ये एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह की टैक्स एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड करने का काम इंडिया यहाँ पे कर रहा है। इंडिया यहाँ पे इसको टैक्स एक्सपर्टीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प जो होता है सेशल्स को, वो दे रहा है। और ये प्रोग्राम यूएनडीपी चला रहा है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएशन के लिए चलाया गया था। अफ़गानिस्तान में जब सरकार बदल रही थी तो उसकी वजह से ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जो चलाया गया था। अब एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे तीर ये गलत लग गया है। ये जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के पास WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो दावोस की एक मीटिंग करता है, हर साल मीटिंग करता है। दावोस की ये मीटिंग में जो थीम थी वो थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया की या विश्व की जो व्यवस्था है, जो अवस्था है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए WEF ने दावोस में एजेंडा किया था और दावोस में मीटिंग किया था, सबमिट किया था। यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी और ऑफलाइन में भी कुछ लोग गए हुए थे। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से अगर तुम्हें ये इंसिडेंट याद आ रहा हो कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद बहुत इशू हो गया था, तो वो इंसिडेंट जो है वो यहीं पर हुआ था, इसी टाइम पर हुआ था।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा समिट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूक्रेन का मैप मैं तुमसे कहूँगा बेहद इंपॉर्टेंट है, देख करके जाना। यूक्रेन का मैप क्लोजली भी और यूक्रेन का मैप वाइडली भी, यानी कि यूक्रेन के मैप में दो चीज़ें, दो जगहें जो इंपॉर्टेंट है। डोनेट्स, इसको क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, बट इट स्पेल्स लाइक DONETSK, डोनेट्स, और लुहानशक, ये LUHANSK, ये दोनों जगहें बेहद इंपॉर्टेंट है। खार्किव भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जगहें जरूर से देख के जाना। मैं ये मैप एक्चुअली मैं तुम्हारे ही हेल्प के लिए लगाया हूँ, ताकि तुम्हें वीडियो से इतर कहीं जा करके खोजने पे या सर्च करने पे देखने की जरूरत ना पड़े। तुम यहीं पे लेक्चर में ही ये चीज़ें देख करके जाना कि यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो ब्लैक सी से कनेक्ट करती है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। पीछे इसके बाल्टिक सागर है। अगर और ज़्यादा डीप में तुम इसकी स्टडी करना चाहते हो तो कौन कौन सी नदियाँ इससे होकर गुजरती हैं, बाकी सारी चीज़ें ये तुम देख सकते हो। ठीक है, तो रशिया की बॉर्डर इसकी कहाँ से कैसे मिलती है, इन सब चीज़ों पे, और सी ऑफ एजोव से भी देखो इसकी बॉर्डर मिलती है। तो सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी और बाल्टिक सी, इन सब चीज़ों की जो लोकेशन है वो अपने दिमाग में ज़रूर फिट करके जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बात करते हैं बुकर प्राइज़ की, जो कि 2021 में दिया गया था। बुकर प्राइज़ जो है इस बार का दिया गया है साउथ अफ्रीकन ऑथर को, जो कि है डैमन गलगट। डैमन गलगट ने अपनी एक नावल लिखी थी द प्रॉमिस। ये जो नावल है वो पाई है पुरस्कार बुकर प्राइज़ का। बुकर प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ होता है जो कि अथेंटिक जो क्रिएशन होता है, यानी कि इंग्लिश में अथेंटिक क्रिएशन होता है, और कॉमनवेल्थ देशों में भी होना चाहिए। यानी कि जो प्रीवियसली ब्रिटिशर्स के जो गुलाम थे, या जो ब्रिटिशर्स ने जिनको कॉलोनी बनाया था, उन देशों में जो भी लोग ओरिजिनल इंग्लिश की जो क्रिएशन करते हैं, कोई नावल लिखते हैं, उसको बुकर प्राइज़ मिलता है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक लिस्ट होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है, ये एक लॉन्ग लिस्ट होती है। इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनकी ओरिजिनल क्रिएशन ये नहीं होती है इंग्लिश में, ये किसी और लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन बाद में किसी ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होता है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में हिंदी को पहली बार इंक्लूड किया गया है। और हिंदी की एक बुक जो कि बालू के ताबूत ऐसे करके एक किताब थी, जिसको इंग्लिश में टूम्ब ऑफ सैंड इस नाम से पब्लिश किया गया, इसको गीतांजलि श्री ने लिखा था। गीतांजलि श्री जो ऑथर हैं बुक की, उन्होंने लिखा था। इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। ये इंटरनेशनल बुक प्राइज़ में पहली बार हिंदी एज अ बुक जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की तरफ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक एजेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के देशों में ये चीज़ों को चेक करती है कि किस तरीके से वहाँ पे करप्शन जो है वो प्रेवलेंट है, कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है। इंडिया का स्कोर इस बार 40 था, इसकी रैंकिंग 85 थी 180 देशों में। इंडिया की रैंकिंग थी 85 180 देशों में। इसकी रैंकिंग जो अगर हम देखें तो इसके पहले पोजीशन पे डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आते हैं, जहां पे करप्शन लगभग नहीं के बराबर है। और वहीं पे साउथ सूडान एक ऐसी कंट्री है जहां पे करप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक NGO है और ये बर्लिन और जर्मनी से काम करता है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। ये पब्लिश करता है 2 रिपोर्ट, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और दूसरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 85/180 और इसका जो स्कोर है वो है 40। आगे चलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो बात करती है कि किसी देश में कौन कितना ज़्यादा खुश रहता है। अब इंडिया जो है वो 136 रैंकिंग पे है 144 कंट्रीज़ में, यानी 136 रैंकिंग है 144 कंट्रीज़ में। इसकी रैंकिंग में पहले स्थान पे आता है फिनलैंड, दूसरे पे आता है डेनमार्क, तीसरे पे आता है आयरलैंड। इसकी जो लिस्ट है, यानी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट है, ये जो लिस्ट है वो निकाली जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यहाँ पे इसका लोगो और नाम दोनों लिखा हुआ है। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस ये चेक करना चाहता है कि आउट ऑफ GDP और डेवलपमेंट के इतर क्या कोई देश ऐसा भी है जो कि हैप्पीनेस पे भी काम कर रहा है, यानी कि ओवरऑल हैप्पी कंट्री कोई है। तो उसके ऊपर ये रैंकिंग निकाली जाती है। इसकी रैंकिंग का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी स्टैगर्ड है, या ये कहो कि सब्जेक्टिव है। ये ओपिनियन और सर्वे की बेसिस पर अपना जो
रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करते हैं, लाइफ की इवैल्यूएशन करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस इन सब चीज़ों के एक सर्वे करते हैं। इन सब सर्वे से जो भी डाटा निकल करके आता है वो ये बताता है कि इंडिया काफ़ी दुखी है, यानी नीचे से हम लोग 8वीं जगह पे है मुझे लगता है। और इतना ज़्यादा दुखी क्यों है ये तो एक देखने वाली बात होगी। चलो अब बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि पासपोर्ट की पावर किसी देश की कितनी है। पासपोर्ट की पावर किसी देश की इस तरीके से मेजर की जा सकती है कि कितनी जगह या कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पे विदाउट प्रायर वीज़ा पासपोर्ट को एंट्री मिल जाती है। तो इंडिया लगभग इंडिया के जो है वो 60 कंट्रीज़ जो हैं वो 60 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को अलाउ करते हैं कि आप विदाउट वीज़ा आप यहाँ पे अराइवल कर सकते हैं। और इंडिया की इसलिए रैंकिंग है 83rd आउट ऑफ 199 कंट्रीज़। ये जो रैंकिंग है उसमें सबसे पहले पोजीशन पे है जापान और सिंगापुर, जिनके पासपोर्ट बेहद मजबूत हैं। और इसके बाद आता है जर्मनी और साउथ कोरिया सेकंड रैंक पे। इंडिया जो है वो 83rd रैंक पे आता है। ये जो रिपोर्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या IATA। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि एयर ट्रेवल्स पे, वीज़ा पे, इन सब चीज़ों पे नज़र रखता है। ठीक है, तो इन्होंने निकाला हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 एक तरह का रिपोर्ट है जो कि ये बताता है कि हमारे देश में लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं, उनको खाना क्यों नहीं मिल रहा है या किस लिए नहीं मिल रहा है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप कर गई है 101 पोजीशन पे आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की कहती है कि इंडिया की रैंकिंग 101 है एमंग 116 कंट्रीज़ और स्कोर है 27.5 आउट ऑफ 50। ठीक है, अब इंडिया की ये जो प्रॉब्लम है यानी कि नीचे से 15वें स्थान पे होना, 16वें स्थान पे होना इंडिया के लिए ये बहुत ख़राब बात है। लेकिन तुमको जान करके ये आश्चर्य होगा कि इंडिया जो है वो ग्रेन्स जो हैं यानी कि चावल या गेहूं या इस तरह के जो ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में दुनिया में अग्रणी देशों में है, सबसे आगे के देशों में है। इसके बावजूद इतनी ज़्यादा भूखमरी क्यों है, इतनी ज़्यादा भूखे लोग क्यों रहते हैं? एक्चुअली में प्रॉब्लम है मिस एलोकेशन की, यानी कि जहाँ पे अनाज है, जिन लोगों के पास अनाज है और जो लोग भूखे हैं उन तक वो अनाज नहीं जा रहा है। एक तरह का मिसमैनेजमेंट है जो सिस्टम में, उसकी वजह से हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया जाता है वेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा, जो कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, जो कि एक आयरिश ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी रैंकिंग देखें तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी के सभी हमसे ऊपर हैं। पहले नंबर पे आता है चाइना, कुवैत और ब्राज़ील। 71 पोजीशन पे आता है म्यांमार। 76 पोजीशन पे आता है नेपाल और बांग्लादेश। 92 पोजीशन पे आता है पाकिस्तान और हम लोग हैं 101 पोजीशन पे। ठीक है, तो देखा तुमने किस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट या मिस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ग्रेन्स का, जो हमारे अनाज है, उसकी वजह से हमारे यहाँ कितने लोग भूखे हैं। नाउ अब आगे चलते हैं, साइक्लोन्स की बात करते हैं कि पिछले 2 सालों में 2022 में और 2021 में कौन कौन से साइक्लोन्स आए, कहाँ कहाँ आए, कैसे कैसे हिट किए और उसका नाम किन्होंने दिया है। सबसे पहले बात करते हैं शाहीन ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में एक थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन का स्टैटिक डिस्कशन भी हो जाए। लो प्रेशर के ये सिस्टम होते हैं, टर्बुलेंस लाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आमतौर पे ओशन में पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है, जो पानी से लेटेंट हीट इनको मिलता है, उसकी वजह से ही ये काफ़ी तेज़ चलते हैं। और जब भी कभी ये धरती से टकराते हैं यानी लैंड से टकराते हैं तो उनको ये लेटेंट हिट मिलनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो बंद पड़ जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और जिस भी कोस्ट पे टकराते हैं उस कोस्ट पे इसको कहते हैं कि ये लैंडफॉल कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी कभी चलते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, चूँकि अर्थ जो है इधर से इधर मूव करती है, अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है, ऐसे वेस्ट और ऐसे ईस्ट, तो ये जो है ये ऐसे अर्थ मूव करती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइट हैंड डायरेक्शन में मुड़ते हैं। ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे मुड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन कौन से हैं।
शाहीन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि नाम दिया गया है कतर के द्वारा। इसका लैंडफॉल होता है ओमान पे। ये मैंने इसको एंट्री इसलिए की है क्योंकि ये चला था गुजरात की कोस्ट से, यहाँ से ये यहाँ से चलना शुरू करता है और ओमान पे जाकर के लैंडफॉल करता है। इसका नाम जो दिया गया था वो शाहीन कतर ने दिया था। यहाँ पे स्पेलिंग कतर की थोड़ी सी करेक्ट कर लेना। तौकते गेको एक साइक्लोन है जिसका नाम दिया गया था म्यांमार से, और इसका जो लैंडफॉल है वो गुजरात पे होता है। ठीक है, गुजरात में यहाँ पे तौकते नाम करके एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो उसका नाम जो है म्यांमार में दिया था। गीको इसको कहते हैं, गीको, तौकते को गीको भी कहते हैं। बतसराई एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका नामकरण किया था जिम्बाब्वे ने, और इसका लैंडफॉल जो होता है वो मेडागास्कर के पास होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साउथ अफ्रीका का नक्शा कुछ इस तरीके से है, और साउथ अफ्रीका के नक्शे के बगल में यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर जो आइलैंड है उसी के पास बाटसराई या बाटसिराई जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था। ठीक है, तो वहाँ पे वो लैंडफॉल करता है। अब बात करते हैं जवाड साइक्लोन की। इसको लिखते जवाड हैं, इसको पढ़ते जवाड हैं, और ये सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया नाम था। इसका जो लैंडफॉल होता है वो आंध्र प्रदेश के पास होता है, यानी यहाँ पे ये जो लैंडफॉल इसका हो रहा है वो कुछ एकदम से पैरेलल ऑफ द कोस्ट हो रहा है, घूमते घूमते ये पैरेलल ऑफ द कोस्ट में जा रहा है आंध्र प्रदेश के पास। यास एक तूफान है जिसका नाम ओमान ने दिया था। इसका लैंडफॉल उड़ीसा में हो रहा है, उड़ीसा यानी यहाँ पे। अब देखो उड़ीसा के पास कई सारे लैंडफॉल होंगे, तुम्हें देखने को मिलेगा। गुलाब जो है वो भी पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया था, इसका भी लैंडफॉल जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास हो रहा है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था। यास जिसको जैस्मिन भी कहते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ओमान ने जिसको नाम दिया था, इसका जो लैंडफॉल है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और आसानी करके एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो अभी चल रहा है, इसका नाम श्रीलंका ने दिया था, और इसका लैंडफॉल अभी हुआ नहीं है, ये अंडमान के आसपास घूम रहा है। उसके बाद तुम्हारे पेपर होने तक ये शायद लैंडफॉल करेगा भी नहीं। बस अगर आसानी से क्वेश्चन पूछेंगे तो बस इतना पूछेंगे कि इसका नाम किसने दिया था, श्रीलंका ने। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम्स में एक पॉलिसी है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। ये पॉलिसी का टारगेट है कि इसको 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देना है 2030 तक। यही तुमसे चीज़ पूछी जाएगी कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो कि पानी को तोड़ करके, यानी कि पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके या उससे किसी तरीके से हाइड्रोजन निकाल करके उसको बनाते हैं, और ये एक फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पॉलिसी लेकर के आई है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल जो मिनिस्ट्री होगी उसी ने ये टारगेट वगैरह भी लॉन्च किया है। ओ स्मार्ट स्कीम या ओशन स्मार्ट स्कीम। ओशन स्मार्ट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लाया है। ये स्कीम में ओशन की रिसर्च होने वाली है और अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम को इम्प्लीमेंट या उसको इंस्टॉल किया जाना है। ओशन में रिसर्च होगी पहला, और दूसरा अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, इस नाम को ओ स्मार्ट कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई सारी तरह की चीज़ें आती हैं। ओ स्मार्ट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पर्पल रेवोल्यूशन, एक पर्पल रेवोल्यूशन भी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो प्रमोट कर रहा है। अब पर्पल रेवोल्यूशन है तो कई बार वो कहने की कोशिश करेंगे या तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है क्योंकि ये रेवोल्यूशन है, और तुम्हें लगेगा कि हाँ वो तो हो सकता है। बिल्कुल इसका ध्यान रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहा है इसको। और इसमें लेवेंडर कल्टिवेशन के लिए जो है वो बात की जा रही है। स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हैं JNK में लेवेंडर कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि लेवेंडर का जो पौधा होता है वो JNK में बहुत अच्छे से होता है। केसर भी जैसा केसर होता है कुछ कुछ ये वैसा ही पौधा होता है, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पर्पल रिवॉल्यूशन इसको ऐसा नाम दिया जा रहा है। PM गति शक्ति एक स्कीम लाई गई है अभी कुछ ही दिनों पहले। ये इसेंशियली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। PM गति शक्ति का मतलब क्या हुआ? गति शक्ति का मतलब कि हम जो मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जो कमोडिटीज़ का मूवमेंट हो रहा है, उनको हम ज़्यादा मोबिलाइज कर पाएँ, उनको हम ज़्यादा स्पीड दे पाएँ। तो इसके लिए PM गति शक्ति इस तरह के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल किया है या इसको प्रमोट करने जा रही है गवर्नमेंट। बेसिकली इस स्कीम का जो रूट है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इस स्कीम के रूट में लॉजिस्टिक जो मूवमेंट होता है, जैसे कि कभी तुम अमेजन से कोई सामान मंगा रहे हो या कोई सी चीज़ से कोई सामान मंगा रहे हो, तो तुम्हें दिखता होगा कि ये पर्टिकुलर डेट पे इस जगह पे पहुंचा, पर्टिकुलर डेट पे इस जगह पे पहुंचा। ये जो टाइम डिले है जो लॉजिस्टिक के मूवमेंट में, ये काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। इसको रिड्यूस करने की बात हो रही है। इसी को रिड्यूस करके
पीएम गति शक्ति में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग पीएम गति शक्ति के प्लेटफॉर्म पे आएंगे और किसी एक जो रूट है या किसी दो पॉइंट को कनेक्टिविटी जो है, किसी दो पॉइंट की जो कनेक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसमें रेल मंत्रालय है, इसमें 12-13 मंत्रालय हैं। रेल मंत्रालय है, जो रिवर मंत्रालय है, कहीं रिवर से भी तो रास्ता बना सकते हैं, रिवर वेज, तो रिवर वेज से भी जो नेशनल वाटर वेज है वो उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से स्पीड देने की कोशिश कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट वेरियस जोन्स, ठीक। अब बात करते हैं क्रिस्प एम टूल की, जो कि सुनने में तो लगता है कि ये साइंस से रिलेटेड है, लेकिन ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पंचायती राज मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको अभी अभी इनॉग्रेट किया गया था। क्रिस्प एम टूल जो है वो एक GIS बेस्ड वाटरशेड प्लानिंग टूल है, यानी कि ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ज्योग्राफिकली किसी जगह की लोकेशन को लॉक करने के लिए कि यहाँ पे मनरेगा का काम हो रहा है या होगा, कौन सा काम होगा, उसकी प्लानिंग कैसी होगी, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सब चीज़ें जो है वो मनरेगा में ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्रिस्प एम टूल, ठीक है। पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने इसको प्रमोट किया है। MSME की मिनिस्ट्री ने 2 स्कीम लेकर के आई हैं, एक है संभव स्कीम और दूसरी है स्वावलंबन स्कीम, और इसके साथ एक समर्थ स्कीम भी लेकर के आए हैं। MSME की जो संभव और स्वावलंबन है वो प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए MSME मिनिस्ट्री 2 स्कीम लेकर के आई है, एक है संभव और दूसरी है स्वावलंबन। और समर्थ एक स्कीम है जो कि MSME मिनिस्ट्री और लेकर के आई है, ये स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक ड्राइव चला रही है समर्थ, ठीक है। तो समर्थ, स्वावलंबन और संभव, ठीक है, ये 3 चीज़ें। स्माइल स्कीम सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी चाइल्ड डेवलपमेंट या इस तरह की जो स्कीम है, लेकिन ये स्कीम है सोशल जस्टिस, सोशल साइंस जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस होना चाहिए आई गेस, एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। किसको टारगेट बनाए हैं? मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल है, जैसे बेगर्स हुए, पुअर्स हुए, जो अकेले हैं, कहीं कहीं दिखते हैं, उनको टारगेट बना करके उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है स्माइल स्कीम के तहत, ठीक है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जितना ज़्यादा डिज़ाइन बनाओगे उसका लिंक्ड हो, वो लिंक है किससे? इंसेंटिव्स के साथ, या उस पर उतना इंसेंटिव मिलेगा। जितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करोगे तुम सेमीकंडक्टर के लेयर्स की, उसके जो फैब्स हैं, जो फैब्रिक्स हैं वो बनाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस CDEX जो हमारी जो संस्था है, वो दोनों मिल करके डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव इस स्कीम को प्रमोट कर रही हैं, इस स्कीम को रन कर रही हैं। ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किस कंपनीज़ को? ऐसी कंपनीज़ को जो कि फैब्स यानी फैब्रिक्स को बनाती हैं, सेमीकंडक्टर के फैब्रिक्स को बनाते हैं और इस तरह के प्लांट को डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं PM पोषण स्कीम के बारे में। PM पोषण स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसमें मदर और चाइल्ड के न्यूट्रिशन और उनकी हेल्थ को टारगेट किया जा रहा है, और इस जो स्कीम है उसमें मिड डे मील को भी शामिल किया गया है। तुम्हारे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी अभी कुछ ही दिनों पहले मिड डे मील में मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज, ऐसे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मिलेट्स कहलाते हैं, और इन मिलेट्स में काफ़ी हाई फाइबर होता है, रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं। तो मिलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मिड डे मील स्कीम में। और एक स्कीम जो है वो क्या नाम है? PM पोषण स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके साथ एक निपुण भारत स्कीम है जो लाई गई है, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसकी जो मिनिस्ट्री रन कर रही है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। और प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, जो रीडिंग और न्यूमरेसी की अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है निपुण भारत मिशन में। झरोखा करके एक स्कीम है जो कि पैन इंडिया कल्चर और कल्चरल मिनिस्ट्री जो है वो प्रोग्राम इसको चलाई हुई है। ये प्रमोट कर रही है ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम्स को, उसके आर्ट एंड कल्चर को, और बेसिकली इन सब चीज़ों के थ्रू वो प्रमोट कर रही है बिजनेस को, यानी कि हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस को धक्का मिले, उनको प्रमोट किया जाए। कौन सी मिनिस्ट्री कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी शामिल है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल है, ठीक है। झरोखा स्कीम जो है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंट में, उनके बारे में। धवन जो है वो हमारा इंडिया का पहला डेवलप किया गया क्रायोजेनिक इंजन है, प्राइवेटली डेवलप किया गया क्रायोजेनिक इंजन है।
क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? ये ऐसे इंजन होते हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। और जो रॉकेट इंजन होते हैं ये इतने ज़्यादा लो टेम्परेचर पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनका फ्यूल ऐसा होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी जल जाए, यानी कि उसमें आग लग जाए, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रायोजेनिक इंजन बेहद लो टेम्परेचर पे फ्यूल को हैंडल करता है, इसीलिए इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। अभी तक भारत में कोई भी प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन नहीं देखा गया था, लेकिन हाल में ही स्काई रूट नाम करके एक एजेंसी है, एक कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया। दिस विल बी इन यूज़ इन अपर स्टेज ऑफ विक्रम 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये विक्रम 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो है उसमें इसका इस्तेमाल होगा। ठीक। लॉग4शेल एक एरर है, साइबर सिक्योरिटी फ्लॉ है, जिसको कि अभी फाइंड आउट किया गया है। कहाँ पे? इंटरनेट में जितने भी सर्वर हैं, अमेजन के सर्वर हैं और दूसरे सर्वर्स हैं, उन सभी सर्वर ने इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है। उन सभी ने बताया है कि हाँ ये एक हेडक है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है। अब बात करते हैं परम प्रवेग और परम गंगा के बारे में। ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर हैं भारत में। ये इन दोनों ही सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत इंस्टॉल किया गया है 2 अलग अलग जगहों पे, जिसमें से परम प्रवेग को इंस्टॉल किया गया है IISc बेंगलोर, जो कि एक कॉलेज है, बेहद इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, और IIT रुड़की में इन परम गंगा को इंस्टॉल किया गया है। ये मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है IISc में जो इंस्टॉल किया गया है, परम प्रवेग जिसका नाम है। और पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, जिसको परम गंगा जो है वो एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जो कि इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया है। फ्रेंच गयाना साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसको कंट्रोल करता है फ्रांस, और फ्रेंच गयाना जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास है, इसीलिए फ्रेंच गयाना का इस्तेमाल होता है जितने भी सैटेलाइट या दूसरी चीज़ें हैं जो स्पेस में छोड़ी जानी हैं उनको छोड़े जाने के लिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो स्टडी करने जा रहा है इंफ्रारेड रेज के बारे में। ये याद रखना, ये तुमसे पूछा जा सकता है कि इंफ्रारेड रेज की स्टडी करने जा रहा है ये, जबकि ये जो इससे पहले जो एक टेलीस्कोप था, हबल टेलीस्कोप, वो नासा के द्वारा जो ऑपरेट किया जा रहा है, ये भी नासा के द्वारा छोड़ा जा रहा है, वो ऑप्टिकल और यूवी रेज को ही केवल कंटेन करता था या वो उसको स्टडी करता था। अब JWT यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप और जो हबल है उसके में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसमें एक टेक्निकल डिफरेंस है। टेक्निकल डिफरेंस ये है कि ये अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो ट्रेवल करता है ऐसे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ट्रेवल नहीं करता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ट्रेवल नहीं करता है, जबकि जो हब्बल है वो अर्थ के अराउंड ट्रेवल करता है। जो हब्बल है वो अर्थ के अराउंड ट्रेवल करता है, यानी रिलेटिव टू अर्थ इसका मूवमेंट है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप का रिलेटिव टू अर्थ कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कुकून के बारे में बात करते हैं, जो कि C0C0N लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए कुकून पढ़ सकते हैं। केरला पुलिस की ये एक ड्राइव है, केरला पुलिस की ये एक ऑर्गेनाइज की हुई एनुअल साइबर सिक्योरिटी हैकिंग कॉन्फ्रेंस है। इसका थीम था इम्प्रोवाइज, एडॉप्ट एंड ओवरकम। इस थीम पे इन लोगों ने एनुअल साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग जो कॉन्फ्रेंस है वो उसको कंडक्ट किया था। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली नीड करती है या एक्सपेक्ट करती है कि आप जो इंटरनेट पे जो भी सर्वर्स हैं उनकी सिक्योरिटी है या नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि थूथकुडी तमिलनाडु के पास ओपन किया गया है। तमिलनाडु में ये भारत का सबसे बड़ा अभी तक का सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ट्रैपिस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रैपिस्ट 1 ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं? किसी भी स्टार के मरने की 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है सुपरनोवा, दूसरा होता है रेड ड्वार्फ। और रेड ड्वार्फ स्टार जो होता है वो होता है कि धीमे धीमे वो सिकुड़ता जाता है और अपने में ही कोलैप्स कर जाता है, अपने मटेरियल में ही वो कोलैप्स कर जाता है। ये एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में, यानी एक्वेरियस जो तारों का समूह है वहाँ पे ये पाया जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस ट्रैपिस्ट स्टार की स्टडी करने जा रहा है। तुमसे पूछा जाए ट्रैपिस्ट 1 क्या है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। एप्रीट्यूड करके एक इंजेक्शन बनाई गई है जो कि HIV के रिस्क को रिड्यूस करती है।
HIV के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एप्रीट्यूड नाम से एक इंजेक्शन बनाई गई है। इसका नाम तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नाउ अब चलते हैं कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। दुबई जो है दुनिया का पहला देश है जो कि 100% पेपरलेस हो गया है। दुबई के जो शेख हैं, जो किंग हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि दुबई 100% पेपरलेस हो गया है। यानी कि दुबई में जितने भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या बिजनेस के काम काज हो रहे हैं वो सारे के सारे पेपरलेस हैं और उसे कहीं से भी दुनिया के किसी भी देश में बैठ करके ऑपरेट या ओवरलुक किया जा सकता है कि उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से की जा सकती हैं। वांतनु, गिनिया एंड ईरान, ये तीनों देश ऐसे देश हैं जिन्होंने यूएन असेंबली में यानी यूनाइटेड नेशंस में अपनी जो एनुअल फीस होती है या जो इसको कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन की फ़ीस होती है वो नहीं भरी थी, जिसकी वजह से इनके वोटिंग राइट्स को छीन लिया गया था। अब चूंकि इन्होंने वो चीज़ें भर दी हैं, वो फीस भर दी है, इसलिए गिनिया, वांतनु और ईरान, इन तीनों को ही वोटिंग राइट्स वापस से दे दिए गए हैं। लूशोंग या नूमशोंग करके एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। रतन पी वटल एक कमेटी है जो कि ये ध्यान रखेगी कि सेंट्रल विस्टा प्लान, जो कि हमारा नया पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट जो कि ट्रायंगुलर शेप में है ऑलमोस्ट, उस ट्रायंगुलर शेप के पार्लियामेंट को बनने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कब कैसे कंप्लीट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में रतन पी वटल कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट दी है। 2021 से लेकर के 2030 का जो डेकेड है वो डेकेड ऑफ ओशन साइंस डेकेड घोषित किया गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेकेड है बाय यूनाइटेड स्टेट्स, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको प्रमोट किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने इसको इस तरीके से डिसाइड किया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 दिया जाता है प्रथम जो एक संस्था है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रथम पब्लिश करती है एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जिसको असर कहते हैं। असर की जब भी रिपोर्ट आती है तो वो कई ऐसे स्ट्रेंज या बहुत ही ज़्यादा ये कहो कि दहला देने वाले फीचर्स या आंकड़े लेकर के आती है, स्टैटिस्टिक्स लेकर के आती है, जो कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल क्लास के जो एजुकेशन हैं उनको जो है वो एक्सपोज करता है, उनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देता है। लॉर्ड बुद्धा की एक स्टैचू है, रिक्लाइनिंग स्टैचू यानी लेटे हुए बुद्ध की एक प्रतिमा है जो कि बोधगया बिहार में जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। और इसकी खास बात यह है कि ये फाइबर ग्लास से बनी हुई है। फाइबर ग्लास से बनी हुई एक प्रतिमा जो कि बोधगया बिहार में बन रही है वो लॉर्ड बुद्धा की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हरा करके जीता है? न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। और ये टूर्नामेंट हो रहा था दुबई में, इसका हमें ध्यान रखना है। साउथ कोरिया विल गेट फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। यूनाइटेड नेशंस की मदद से साउथ कोरिया को अपना पहला फ्लोटिंग सिटी मिलने वाला है। पहला फ्लोटिंग सिटी का मतलब होता है ऐसी सिटी जो कि क्योंकि आसपास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नदियों में जो पानी है या जो समंदर में पानी है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए, उस कमी को पहले से चॉक आउट करके अपनी व्यवस्था करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की मदद से साउथ कोरिया को पहली फ्लोटिंग सिटी मिलने जा रही है। IMF जो है उसने इंडिया का SDR कोटा जो है वो रेज कर दिया है। अब SDR कोटा क्या होता है? SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मतलब होता है वो कूपन जो कि इंडिया या किसी और कंट्री को मिलता है जब भी कभी वो IMF में पैसे जमा करते हैं। IMF में पैसे जमा किए, उसके बदले IMF ने एक कूपन दिया, वो कूपन जो है वो SDR कहलाता है। इस कूपन की मदद से तुम अर्जेंसी में या कभी जब ज़रूरत हो तुम्हें, तब तुम IMF के पास जा कर के पैसे विड्रॉ कर सकते हो बैंक की तरह से, ठीक है। तो जिसने जितने पैसे जमा किए उसको उसी अनुपात में परसेंटेज का SDR मिलता है। और इंडिया का SDR अभी बढ़ा दिया गया है, उसका SDR $17.86 बिलियन कर दिया गया है, ठीक है। तो IMF जो है वो SDR कोटा यहाँ पे इंडिया का बढ़ गया है। इसमें सबसे ज़्यादा SDR कोटा जो है वो अमेरिका का है, US के पास सबसे ज़्यादा कोटा है। वैक्स एक वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है या वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित किया है। वैक्स एक्चुअली में पूरा नाम है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन को शॉर्ट फॉर्म में वैक्स कहते हैं और ये 2021 में बहुत ही पॉपुलर वर्ड था जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड ने इसे
वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल अमर जवान ज्योति जो है वो मर्ज की है नेशनल वार मेमोरियल के साथ। नेशनल अमर जवान ज्योति जो अमर जवान ज्योति जो है वो न्यू दिल्ली में थी, और नेशनल वार मेमोरियल जो है वो वहाँ पे ले जा करके इस जो फ्लेम है उसको मर्ज किए हैं। ठीक है। चाचा चौधरी को ऑफिशियल मैस्कट घोषित किया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम का। नमामि गंगे प्रोग्राम में अब चाचा चौधरी अब इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि गंगा को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, उनको साफ़ रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चाचा चौधरी अब उसको प्रमोट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। उसका शुभंकर ये बन गए हैं। द ऑर्डर ऑफ पोल स्टार एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मंगोलिया का। यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होना चाहिए था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मंगोलिया का। ये दिया जा रहा है के सब्बरवाल को। के सब्बरवाल को ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी बनाने में या स्थापित करने में काफ़ी निर्णायक या काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक है। 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बिल पास किया गया है। इस बिल की मदद से स्टेट अब अपनी ओबीसी की लिस्ट वापस से खुद से बना सकते हैं। स्टेट्स यानी कि जो राज्य होते थे उनके पास ये पावर होती थी कि वो अपनी ओबीसी की लिस्ट बनाएं, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को उनसे ले लिया था। लेकिन वापस से 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी से पास किया गया था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब स्टेट्स यानी राज्य अपना खुद का अब ओबीसी लिस्ट जो है वो बना पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। करंट अफेयर्स की ये सेशन आई होप तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। आई एम श्योर कि तुम इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे और इसे शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड बाय।